हमारे साथ ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया जी जुड़ गए हैं। सर, अभी हम दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में आईसीयू बेड्स की कमी है, उसके लिए केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख दी गई है। दूसरा, जो तीसरा पीक है, ये स्वास्थ्य मंत्री का बयान है कि जो दिल्ली में तीसरा पीक है कोरोना का, वो गुजर गया है। क्या आप इससे सहमत हैं? ये अभी कहना मुश्किल है। अगले कुछ दिन में ये पता चलेगा कि अगर केसेस कंसिस्टेंटली कम रहे तो हम ये कह सकते हैं कि पीक गुजर गया। लेकिन इसको कहने के लिए हमें अगले हफ्ते 10 दिन में ये केसेस जो हैं कम होने चाहिए। अभी कुछ दिनों में केसेस कम हुए, लेकिन वो इसलिए हुए हैं क्योंकि त्योहार थे, पिछले 3 दिन छुट्टियां थी। तो ये देखा जाता है कि छुट्टियों वाले दिन टेस्ट कम होते हैं, नंबर्स कम पिकअप होते हैं। अगले हफ्ते 10 दिन में अगर केसेस हम देखते रहे कि कंसिस्टेंटली कम है, तब हम ये कह सकते हैं कि ये वाले जो हमारे जो केसेस हैं 8-10 हजार रोज के, वो वाला जो पीक है वो कम हो गया है। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जल्दबाजी में दिया गया बयान है दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री का। अभी कुछ भी फैसले पर या कहा जाए कि एक कंक्लूजन पे पहुंचना जल्दबाजी होगा। हाँ, क्योंकि अगर हम जब भी हम कहते हैं कि पीक निकल गया है, तो हम ये देखते हैं कि एटलीस्ट 10 दिन या 2 हफ्ते तक केसेस कंसिस्टेंटली कम हो। क्योंकि कई दफा देखा गया कि 1-2 दिन के लिए केसेस कम होते हैं क्योंकि टेस्टिंग थोड़ी कम हुई, फिर एकदम वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए ये जो हम फ्लक्चुएशन देख रहे हैं, अगर कंसिस्टेंटली कम हो, फिर हम थोड़ा कॉन्फिडेंटली ये कह सकते हैं कि ये जो पीक है ये अब गुजर गया है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज और आपसे जानना चाहूंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार से गुहार लगाइए कि लोकल लेवल पे लॉकडाउन करने की इजाजत दिल्ली सरकार को दी जाए। एज ए डॉक्टर, क्या आपको ये लग रहा है कि दूसरी बार ये लॉकडाउन करने का फैसला लोकल लेवल पर छोटे बाजारों पे थोपना चाहिए या लाना चाहिए? इसकी जरूरत है? तो दिल्ली में ये देखा जा रहा है कि कई जगह ऐसी हैं जहां पे जो हम कहते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वो नहीं हो रहा है। लोग मार्केट में बिल्कुल इकट्ठे हो रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं कर रहे हैं। और कई ऐसे इवेंट्स हैं जो हम कहते हैं कि सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकते हैं। कि ऐसी स्थिति में अगर कोई व्यक्ति हो जो जिसको बहुत बहुत इन्फेक्शियस हो, तो वो ऐसे क्राउड में 100, 150, 200 लोगों को इन्फेक्शन एक टाइम पे दे सकता है, जिससे ये इन्फेक्शन बहुत ज्यादा आगे फैल सकता है और एकदम केसेस की स्पाइक हो सकती है। तो अगर हम अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल नहीं हो पाएंगे कि हम ये चीजें जो अपनी तरफ से रोके नहीं, क्योंकि हम मार्केट में क्राउड खुद ही कर रहे हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, तो फिर ऐसे एरियाज में जहां पे सुपर स्प्रेडिंग इवेंट्स हो सकती हैं, कुछ सख्ती तो करनी जरूरी है। और हो सकता है कि इन एरियाज में कुछ हद तक कंटेन जो जहां पे केसेस हॉटस्पॉट्स बन रहे हैं, वहां पे कुछ हद तक लॉकडाउन या कंटेनमेंट जोन बनाने पड़ेंगे। तो इसका मतलब डॉक्टर रणदीप गुलेरिया बड़ी बात एबीपी न्यूज से इस समय कह रहे हैं कि जिस तरीके से लोगों के द्वारा लापरवाही बढ़ती जा रही है, ये जरूरत है वक्त की कि लोकल लेवल पर इस तरीके का लॉकडाउन किया जाए। अब मैं रणदीप गुलेरिया इससे इतर कुछ आपसे पूछना चाहती हूं। मैं वैक्सीन के विषय में भी आपसे जानूंगी कि वो कहां तक पहुंची और भारत में मतलब हमें कब तक हम कहें कि हमें मिल सकती है। उससे पहले मेरा सवाल आपसे ये कि तमाम राजनीतिक दल जो हैं वो त्योहारों को लेकर अचानक आगे आए। अब छठ जो है वो आने जा रही है, उसको लेकर बीजेपी मांग कर रही है कि घाटों पर इजाजत दी जानी चाहिए। क्या इसके लिए आप दिल्ली की जनता से, दिल्ली की सरकार से, केंद्र सरकार से कोई ऐसी मांग करना चाहेंगे जिसको देखते हुए कि कोरोना ना फैले? देखिए, चाहे कोई भी त्योहार हो, चाहे शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तो ये बहुत जरूरी है कि इन त्योहारों में हम फिजिकल डिस्टेंसिंग और अपना मास्क जरूर लगा के रखें। अगर हम वो नहीं करेंगे तो ये त्योहार जो है ये एक सुपर स्प्रेडिंग इवेंट बन सकते हैं। इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि हम ये अपना फेस्टिव सीजन भी मनाएं, लेकिन उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के माध्यम से मनाएं, कि हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें। ये अगर हम त्योहार मनाएं और उसमें हम अपना फिजिकल डिस्टेंस रख पाएं और हम अपना मास्क रेगुलरली लगाएं, तो दोनों चीजें हो सकती हैं। लेकिन अगर हम ये सोचें कि त्योहार का मौसम है इसलिए हमें कुछ भी नहीं करना है, क्राउड भी इकट्ठा होना है और मास्क भी नहीं लगाने, सब इकट्ठे ही बैठेंगे, तो हम फिर वायरस को स्प्रेड करने का एक मौका दे रहे हैं और केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं। तो हम अगर त्योहार मनाना चाहते हैं तो उसको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के माध्यम से ही मनाएं।
तो मतलब डॉक्टर रणदीप, बतौर समाज अब सरकारों से ज्यादा जिम्मेदारी हम नागरिकों की है कि हम कोरोना की इस तीसरी लहर को कैसे रोकें और अपनी और अपने साथ वाले लोगों की जिंदगी को कैसे सुरक्षित रखें। अब मेरा सवाल आपसे वैक्सीन को लेकर है। कई ऐसी कंपनीज हैं जिनका दावा है कि उनकी वैक्सीन के जो रिजल्ट्स हैं वो 95% तक सही हैं। तो क्या अब हम ये उम्मीद करें कि भारत में अमेरिका में बनाई गई ये वैक्सीन बहुत जल्दी हमें अवेलेबल हो जाएगी, और अगर अवेलेबल होगी तो लगभग कितना समय आप देख रहे हैं? तो अभी तक जो फेज 3 के रिजल्ट्स आए हैं, इंटरम एनालिसिस है, अभी पूरी तरह से उसका एनालिसिस नहीं हुआ और ये प्रेस रिलीज है, किसी साइंटिफिक पेपर में या साइंटिफिक कम्युनिटी ने इसको स्टडी नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो दिखाया है, एक मॉडर्ना वैक्सीन है और एक फाइजर की वैक्सीन है। दोनों में जो उन्होंने डेटा दिखाया है उसमें 90% से ज्यादा, 90 से 95% तक वैक्सीन की एफिकेसी दिखाई गई है। इसका यह मतलब कि जिन लोगों को वैक्सीन लगा एज कंपेयर टू जिनको नहीं दिया था, जिनको प्लेसिबो मिला था, उसमें जो बाद में उनको फॉलोअप करके देखा कि कितनों को कोविड इन्फेक्शन हुआ, उसमें प्रोटेक्टिव वैल्यू एफिकेसी वाज ऑलमोस्ट 90 to 95%। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। इसका ये मतलब कि वैक्सीन जो है वो कामयाब है, और चाहे और जो वैक्सीन बन रही है लाइक्लीहुड है कि उसकी भी कामयाबी रहेगी, चाहे वो इंडिया में बन रही हो या और देशों में बन रही हो। इसलिए ये जो रिजल्ट्स हैं ये एक बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं कि हमारे पास एक इफेक्टिव वैक्सीन और या इफेक्टिव वैक्सीन आ जाएंगी। भारत में कब आएंगी इसके लिए तो डिपेंड करेगा कि हमारी अपनी वैक्सीन जो बन रही है वो भी फेज 3 उसका खत्म हो रहा है और जल्दी उसका भी रिजल्ट आ जाएगा और हमें पता चल जाएगा कि वो उसकी भी एफिकेसी कितनी है। और ये वाली जो वैक्सीन हैं ये भी इसके कुछ डोजेस भारत में भी मिलेंगे, तो उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी एक चैलेंज रहेगा। तो पहले क्लियर हो जाए कि इसकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से इसकी अप्रूवल आ जाए। अभी तक तो जो डेटा आया है वो इंटरम एनालिसिस का ही डेटा है, अभी पूरा डेटा आ जाए और फिर जो अथॉरिटीज हैं, चाहे यूएस की हो, चाहे यूके की हो, चाहे इंडिया की हो, वो इसको मार्केट में आने की अप्रूवल दें। फिर ये क्लियर हो जाएगा कि कितने डोजेस मिल पाएंगे और वो जितने डोजेस मिलेंगे उसको हम कैसे प्रायोरिटाइज कर पाएंगे कि जिन लोगों को ज्यादा इस वैक्सीन की जरूरत है, जिन लोगों को ज्यादा चांस है कि इस बीमारी से उनकी डेथ हो सकती है, उनको हम ये वैक्सीन सबसे पहले लगाएं। डॉक्टर रणदीप, मैं ये भी जानना चाहूंगी, लोगों के मन में ये सवाल है और ट्विटर पर मुझसे भी लगातार ये इस समय लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं कि जो वायरस है वो लगातार म्यूटेट कर रहा है, मतलब वो अपने जो प्रकृति है उसको बदल रहा है। और ऐसा हमें सिम्टम्स में भी देखने को मिल रहा है कि जब शुरुआती दौर में कोरोना हुआ था तो 14-14 दिन लोगों को बुखार रहता था, गला खराब रहता था, लेकिन अब 1 या 2 दिन में उतर जाता है। इस केस में ये वैक्सीन कितनी मददगार होगी, क्योंकि ये किस वायरस पर तैयार की गई है और अब जब म्यूटेटेड वायरस है तो क्या उस पर भी असरदार होगी? हाँ, तो वायरस में कुछ म्यूटेशन हुए हैं लेकिन कोई मेजर म्यूटेशन नहीं हुआ है। और जो वैक्सीन है, जो स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट जो वैक्सीन बनी है, ये देखा गया कि वो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। इसलिए अभी तक जो भी रिसर्च हुई है उसमें ये पाया गया है कि म्यूटेशन के डिस्पाइट जो वैक्सीन की एफिकेसी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। और इसलिए अभी तक ये वैक्सीन जो है, ये अभी जो म्यूटेटेड स्ट्रेन है उसके अगेंस्ट भी कामयाब रहेगी। ये जो कोरोना वायरस है उस टाइप का वायरस है जो बहुत ज्यादा म्यूटेट नहीं करता है, अनलाइक जो और कोई वायरसेस हैं जो ज्यादा म्यूटेट करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा का वायरस है, स्वाइन फ्लू का वायरस है। कोरोना वायरस में इतनी ज्यादा म्यूटेशन नहीं होती, इसलिए ये लगता है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये वैक्सीन जो है ये कामयाब रहेगी। थोड़ा बहुत म्यूटेशन जो वायरस में हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर रणदीप, अब मेरा एक और सवाल है, और क्योंकि मुझे खुद कोरोना हुआ है और इस समस्या से मैं खुद जूझ रही हूँ, मैं बहुत नेगेटिव हो गई हूँ, बहुत क्रिटिकल हो गई हूँ। न्यूरो साइकेट्रिक सिस्टम पर कोरोना के साइड इफेक्ट्स या कहा जाए कि बहुत ज्यादा असर है और ऐसे पेशेंट्स की संख्या लगातार अचानक बढ़ने लगी है। इस समस्या को कैसे आप देख रहे हैं और इसका सामना कैसे करें? मैं खुद इस समस्या से जूझ रही हूँ। तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं, और ये बहुत लोगों को हो रहा है, जिसको हम लॉन्ग कोविड कहते हैं या पोस्ट कोविड सीक्वली कहते हैं। और इसमें न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन या एक जो हम लोग कहते हैं कि ब्रेन फॉग, कि आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, कमजोरी लगती है, थोड़ा डिप्रेशन टाइप के फीचर्स हो सकते हैं, या एक क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम है वो भी इसके साथ लिंक्ड है कि बहुत थकावट होती है, बॉडी एक्स हैं, जल्दी आप थक जाते हैं, काम नहीं कर पाते।
या फिर कई लोगों को कई ऑर्गन डैमेज हो जाता है, जैसे हमारे कई पेशेंट्स हैं जिनके फेफड़े खराब हो गए हैं, लंग फाइब्रोसिस हो गया है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन पे हैं और घर पे भी उनको ऑक्सीजन लेने की जरूरत पड़ रही है या हाई फ्लो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। 2-3 महीने हो गए हैं कोविड से रिकवर करके, लेकिन अभी भी ऑक्सीजन से नहीं निकल पाए, या हार्ट कमजोर हो गया क्योंकि उनको हार्ट की असर हुई है, या ब्रेन में स्ट्रोक पड़ गया। तो इसलिए कोविड, एक तो हम इनिशियली कोविड से जूझ रहे थे कि लोगों की जान बचे और वो ठीक हो जाएं, लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि कोविड से जो कोविड के सीक्वल हैं वो भी कई लोगों में पाए जा रहे हैं। ज्यादातर लोगों में जो माइल्ड इफेक्ट्स होते हैं वो 6 से 8 हफ्ते में आस्ता आस्ता ठीक हो जाते हैं। हमने भी और कई हॉस्पिटल्स ने इसके लिए पोस्ट कोविड क्लिनिक भी शुरू की हैं, जहां पे हम एडवाइस करते हैं डॉक्टर थ्रू टेली कंसल्टेशन, या जरूरत होती है तो पेशेंट्स को बुला रहे हैं, जिसमें मेंटल हेल्थ, लंग फंक्शन, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, सारे डिपार्टमेंट्स इसमें हेल्प कर रहे हैं डिपेंडिंग ऑन की पेशेंट की क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर रणदीप, ये भी कहा जाता है साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाना, मतलब जो कोरोना का एक बड़ा सीरियस साइड इफेक्ट निकलकर सामने आ रहा है, लोग साइकेट्रिस्ट के पास जाने से बच रहे हैं। उनको लग रहा है कि नहीं, ऐसा तो कोई पागलपना नहीं है, लेकिन वो सिम्टम्स उनमें है जिसकी वजह से उनकी पारिवारिक जिंदगी, उनकी सामाजिक जिंदगी पर असर आ रहा है। तो क्या आप हमारे दर्शकों को ये सजेस्ट करेंगे कि साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए? ये एक सीरियस साइड इफेक्ट है कोरोना का। बिल्कुल, मैं कहूंगा क्योंकि इसके 2 कारण हैं। एक कारण तो कोरोना के कारण है, दूसरा ये है कि कई दफा लोग जो हैं वो आइसोलेशन में रहते हैं या वो हॉस्पिटल में रहते हैं, अकेले रहना पड़ता है क्योंकि आपके साथ कोई आपके परिवार वाले नहीं होते जब आप आइसोलेशन में हो या वार्ड में हो, और आपके दिमाग में कई चीजें चलती हैं कि भाई पता नहीं कैसी सीरियस बीमारी है, बचेंगे या ना बचेंगे, तो बहुत ज्यादा मन में तनाव रहता है। और इसलिए ये जरूरी है कि उसके बाद जब हम ठीक हो जाएं तो हम किसी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करें। इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ानी है और इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम किसी से सलाह करें। अगर मेडिसिन की जरूरत है या काउंसलिंग की जरूरत है तो वो हम कराएं, जिससे हम जल्दी से इससे बाहर आके अपनी नॉर्मल लाइफ जी पाएं। डॉक्टर रणदीप, आप बहुत पेशेंटली, बहुत अच्छी तरह हमारे दर्शकों को समझा भी रहे हैं, साइड इफेक्ट्स भी, वैक्सीन की भी हम कितनी उम्मीद लगाएं। अब आप क्योंकि डायरेक्टर हैं और मैं चाहती हूं कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि कोरोना से आगे कैसे बचना है और क्या प्रिकॉशंस उनको जरूर रखने हैं ताकि कोरोना की इस तीसरी लहर को हम यहीं ब्रेक लगा सकें। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अभी हमारी स्थिति भारत में कई देशों से बेहतर है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन अब सबकी हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसको ना बढ़ने दें। और हमें पता है कि सर्दियों के मौसम में वायरल इन्फेक्शन, स्पेशली रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन बढ़ते हैं। हमने स्वाइन फ्लू में भी ये देखा और कोरोना में भी ये होगा, और बाहर के देशों में ये देखा जा रहा है। हमने ये भी देखा है कि कई ऐसे देश हैं जहां के लोगों ने रिस्पॉन्सिबली बिहेव किया है। वियतनाम की बात करें, कंबोडिया की बात करें, ताइवान की बात करें, तो वहां पे केसेस बिल्कुल नहीं बढ़े हैं और वहां की इकोनॉमी बिल्कुल बैक टू नॉर्मल आ गई है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम अपना जीवन वापस लाएं तो हम सबको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह बिहेव करना पड़ेगा। बाहर जब भी जाएं अपना मास्क लगाएं, पूरी तरह से मास्क ढक के लगाएं जिससे नाक और मुंह हमारा ढक के रहे। फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। जो हाई रिस्क ग्रुप्स हैं वो देखें कि वो क्राउडेड एरिया में ना जाएं। क्राउड हमें रोकने हैं, चाहे वो शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, वो हम अवॉइड करें और अपने हाथ रेगुलरली धोएं। अगर हम ये सब चीजें करेंगे तो हम, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी, हम अपने आप को बचा पाएंगे। देखिए, मैं तो ये लोगों से कहूंगा कि एक ये सिचुएशन ये सोचे कि अब हम बिल्कुल वैक्सीन के पास पहुंच गए हैं। अगर अब हमारे कोई नियर और डियर वन, हमारे परिवार वाले को, किसी को कोविड हो गया और वो उसकी जान चली जाती है, तो ये एक बहुत बुरी बात होगी कि वैक्सीन आते आते ही वो बच नहीं पाया। अब तो हमारे पास, जो हम कहते हैं, लाइट एट द एंड ऑफ द टनल है। हम देख रहे हैं कि कुछ महीनों में हम वैक्सीन आ जाएगी और हम लोगों को बचा पाएंगे। तो कुछ महीनों के लिए अगर हम सब्र करें बिल्कुल तो हम कई लोगों की जान बचा पाएंगे। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर रणदीप गुलेरिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आज आपने हमारे दर्शकों को दी।